So welcome to the class of electrical machine. Today we will discuss the synchronous generator, the AC generator. So when we talk about AC generator, so we heard this term earlier also when we have studied the DC generator. So it is actually generating AC using Faraday's law. After that there are commutator segments and brushes through which the AC is converted into DC. ठीक है, तो अगर हम छोटे मोटर की बात करें तो वहाँ से AC जनरेटर जो हमारा पहला कंस्ट्रक्शन था DC में वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं AC जनरेशन के लिए भी, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो जनरेट कंडक्टर रोटेट करता है फ्लक्स में, फ्लक्स को कट करता है, EMF इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, उसको स्लिप रिंग से हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन भी ठीक है, बट वो बहुत स्मॉल रेटिंग्स तक प्रैक्टिकल है। ज़्यादा रेटिंग की बात करेंगे, जनरेशन कर रहे हैं जब हम पावर प्लांट में, ठीक है, तो वहाँ हमको हाई जनरेशन करना है 6 kV 9 kV 11 kV, तो इतना हाई रेटिंग जनरेशन के लिए अगर हम वो कंस्ट्रक्शन एडॉप्ट करते हैं तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। उस कंस्ट्रक्शन में क्या था कि आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग थी, जहाँ मेन वाइंडिंग जहाँ से EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, वो हमारा क्या था, रोटेटिंग था, ठीक है, और फील्ड जो था वो स्टेशनरी था, फील्ड वाइंडिंग। तो ऐसे केसेस में अगर हमारा रेटिंग बड़ी हो जाएगी तो बल्कि हो जाएगा आपका आर्मेचर ज़्यादा रेटिंग के लिए। अब इतने बड़े आर्मेचर को अगर आपको रोटेट कराना है, अगर आप पावर प्लांट्स में है तो समझिए थर्मल पावर प्लांट, स्टीम टर्बाइन के सामने 1503 1000 RPM कितना भी स्पीड है, इतनी स्पीड से इतने बल्कि स्ट्रक्चर को रोटेट कराना इज नॉट प्रैक्टिकल। एक रीज़न तो सबसे बड़ा ये है, और दूसरा है कि आप इतनी रेटिंग को अगर करंट आपको कलेक्ट करनी है स्लिप रिंग्स के थ्रू, तो भी स्पार्किंग और बहुत सारी चीज़ें वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए अगर हमें रेटिंग हाई चाहिए जनरेशन की तो हम वो कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर में। तो हम क्या चेंज करेंगे कि हम जो आर्मेचर हमारा है जहाँ पे मेन वाइंडिंग करनी है, EMF इंड्यूस्ड होना है, उसको हम रखेंगे स्टेशनरी, सो दैट विल बी द स्टेटर हियर, और जो फील्ड पार्ट है वो हमारा एज अ रोटर वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, थ्योरी प्रिंसिपल सब वही है। क्या प्रिंसिपल होगा, जो फील्ड पार्ट होगा रोटर, वहाँ पे हम DC सप्लाई देंगे, ठीक है, और तो उससे क्या होगा, नॉर्थ साउथ पोल इसमें जनरेट होंगे, और चूँकि जनरेटर है तो मैकेनिकल इनपुट देना है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेना है, तो उसमें मैकेनिकल इनपुट देना है, उस रोटर को रोटेट कराएंगे, और DC सप्लाई पहले से डाल दिया है, रोटर रोटेट हो रहा है, DC सप्लाई भी है, तो नॉर्थ साउथ पोल भी है, तो एक रोटेटिंग फ्लक्स हमारी आ जाएगी, और वो फ्लक्स जो है वो जो स्टेटर है जहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग है उसको कट करेगा, और स्टेटर में सिंपली EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 फेज वाइंडिंग करेंगे तो 3 फेज जनरेशन EMF हमको मिल जाएगा, वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वही सिंपल है। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे स्टेटर तो है, रोटर में 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम। ये आपको देख रहे होंगे डायग्राम, तो पहला जो डायग्राम है ये ऊपर, ये हमारा है स्टेटर का, ठीक है, ये आपका स्टेटर। तो स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स में हमारी आर्मेचर वाइंडिंग्स यहाँ पे लगी होंगी सारे स्लॉट्स में, ठीक है। इस तरह से 3 फेज वाइंडिंग आप कर सकते हैं, जैसा अभी दिया वाइंडिंग के टर्म्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 फेज वाइंडिंग करेंगे स्टेटर में। हाँ, ये लेमिनेटेड होंगे, वो सारी चीज़ें रहेंगी कि ये डिकरेंट लॉसेस को एलिमिनेट करना है, सब करना है, तो ये लेमिनेशंस रहेंगे, इसमें स्टैक होंगे फिर ये, ठीक है। एक तरह से स्टेटर कोर है पूरा, ठीक है। ये स्लॉट्स हैं, इसमें हम आगे वाइंडिंग लगाएंगे। जो रोटर है, रोटर के 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन है इसके। एक जो आप इधर देख रहे हैं ये हमारा, इसको हम बोलते हैं सैलिएंट पोल टाइप, बोलते हैं सैलिएंट पोल टाइप रोटर, ठीक है, या फिर कई बार प्रोजेक्टेड पोल बोलते हैं। तो इसमें पोल्स टाइप ऐसे प्रोजेक्टेड होते हैं, ठीक है।
इनमें हमारी ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे वाइंडिंग्स होंगी, टीसी सप्लाई हम देंगे ताकि उसके डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हो सके। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डैम्पर्स हैं, बाद में हार्मोनिक वार्मोनिक जो भी डिस्टर्बेंस है रोटर में, अगर डिस्टर्बेंस आया, फ्लक्चुएशन आया तो वो एलिमिनेट करने के लिए है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टेड पोल है टाइप स्ट्रक्चर। और इधर जो आप देख रहे हैं ये हमारा सिलेंड्रिकल रोटर टाइप होता है। तो ये ड्रम सिलेंड्रिकल ड्रम टाइप ही है, और इसमें ये जो स्लॉट्स हैं यहाँ हम फील्ड वाइंडिंग करेंगे इनमें, और करंट के डायरेक्शन के हिसाब से आपका नॉर्थ साउथ पोल। तो ये 2 पोल एक तरह से हो गया, ये आपका 4 पोल हो गया। ये आपका सिलेंड्रिकल टाइप कंस्ट्रक्शन हो गया, ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, अब कौन सा कहाँ कैसे यूज़ होता है, तो स्टेटर तो ठीक है, स्टेशनरी है। अब ये जो है आपका सिलेंड्रिकल रोटर, इसमें नंबर ऑफ पोल 2 या 4 ऐसे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल कम है। ठीक है, तो इसके वजह से ये कहाँ हम यूज़ करेंगे इसको, और साइलेंट पोल में नंबर ऑफ पोल आप मल्टीपल पोल हैं तो उसको कहाँ यूज़ करना है। तो आगे हम जब बात करेंगे इसकी स्टेटर और रोटर पूरे कंप्लीट सिंक्रोनस जनरेटर की, तो आपको सिंक्रोनस नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब जनरेटर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको फिक्स। इंडिया में हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो आपको फ्रीक्वेंसी या स्पीड का जो था फॉर्मूला पता था क्या, NS = 120 F/P। तो फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स है हमारी, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही चाहिए, तो F = NP/120। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ पोल, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है हमारी, ठीक है 50 हर्ट्ज़, तो नंबर ऑफ पोल जितने आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ पोल जितने कम होंगे उतना ही स्पीड उसकी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमको अगर करना है तो स्पीड इसकी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ठीक, एक बार पोल डिसाइड हो गया, 2 पोल 4 पोल जो भी है, तो वो स्पीड हमारी हमेशा कांस्टेंट रहेगी सिंक्रोनस जनरेटर में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमको रखना है कांस्टेंट। ठीक, अब वो पोल डिसाइड होगा किसके हिसाब से कि कितने स्पीड का आपका मोटर है या जनरेटर है। ठीक है, इसको देखेंगे। अब क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल रोटर है ये हमारा जनरली जो स्टीम पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ यूज़ होता है। वहाँ स्पीड हमारी करीब 1500-3000 RPM तक होती है। ठीक है, तो इसमें 2 पोल या 4 पोल ही है, तो 50 हर्ट्ज़ अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो स्पीड कितनी होगी इसकी, N = 120 × 50/2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3000 RPM, और 4 पोल यूज़ करते हो तो नेक्स्ट स्पीड हमारी है 1500 RPM। तो ये हाई स्पीड रोटर है, सिलेंड्रिकल रोटर जो है आपका। ठीक है, ये आपका हाई स्पीड रोटर है, और ये हमारा कहाँ यूज़ होगा, ये हमारे स्टीम प्लांट या थर्मल प्लांट, स्टीम टरबाइन के साथ यूज़ होंगे। ये आपके स्टीम टरबाइन के साथ यूज़ होंगे। ठीक है, हाई स्पीड हमारे रोटर हैं ये। इसकी वजह से इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा उससे क्या होगा, डायमीटर इसका कम होगा, लेस डायमीटर, और एक्सियल लेंथ हाई होगी। ठीक है, एक्सियल लेंथ ज़्यादा होगी और डायमीटर इसका कम होगा। वहीं दूसरी साइड में ये जो है, इसमें नंबर ऑफ पोल आपके कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है, जो वाटर टरबाइन हो, हाइड्रो टरबाइन है, तो ये बेसिकली हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में ही यूज़ होते हैं, हाइड्रो प्लांट में। तो इनकी स्पीड कुछ 100 RPM से लेके कुछ 400 RPM तक के लगभग होती है। ठीक है, तो ये 50-60 पोल, नंबर ऑफ पोल तक ये डिज़ाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जब इतने लो स्पीड है मशीन है, इसलिए इसका डायमीटर जो है ज़्यादा है, इसके कंस्ट्रक्शन में इसका डायमीटर ज़्यादा है और इसका एक्सियल लेंथ
ये कम है, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्टेड पोल टाइप है, ठीक है। तो ये लो स्पीड रोटर है और ये हाई स्पीड रोटर। ये रहे आपके ओवरऑल एक कंस्ट्रक्शन की बात हम करें तो, ठीक है। अब इसके बाद प्रिंसिपल तो हमने डिस्कस कर लिया, वही फैराडेज लॉ ही है कि हम रोटर को रोटेट कराएंगे, और तो रोटेट करा ही रहे हैं, मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं, और डीसी सप्लाई दिया हुआ है तो फील्ड भी है, तो रोटेटिंग फील्ड है, और आर्मेचर के जो स्लॉट होंगे आपके यहाँ पे उसको कट करेगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा 3 फेज वाइंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे वाइंडिंग्स की, तो आर्मेचर वाइंडिंग की। तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या क्या आपको टर्म जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग की, तो इसमें कौन कौन से टर्म होते हैं। अभी क्या है कि एक आपका अगर मैं एग्जांपल बना दूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर इसमें स्लॉट्स हैं, एक 12 स्लॉट्स हमारा मशीन है, ठीक है, जैसे हमने बनाया था उस तरह से तो नहीं है, और उसमें कंडक्टर्स लगे हुए हैं, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरह के लगे हुए, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या टर्म आएंगे। एक तो टर्म इसमें आता है पोल पिच। पोल पिच क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग में? पोल पिच, तो पोल पिच होगा कि दो पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया, एक तरह से दो एडजेसेंट पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो दो एडजेसेंट पोल के डिस्टेंस से वो तो डेफिनेशन हो गई पोल पिच की। और उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं हम, और ये अगर हम देखें तो ये जनरली हमेशा क्या होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, वन पोल पिच, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज ये क्या हो गया, दो एडजेसेंट पोल के बीच का डिस्टेंस है, और ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है ये पोल पिच। अब एक टर्म आता है कॉइल स्पैन, ठीक है, एक टर्म आता है कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन क्या होगा, आपका जो भी कॉइल होगी उसके दो साइड होंगे, ठीक है, कोई कॉइल होगी इस तरह से, उसके दो साइड होंगे कॉइल साइड्स। तो अगर दोनों कॉइल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कॉइल एक जगह होगी, ये किसी दूसरे स्लॉट में कहीं और होगी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यही आपका कॉइल स्पैन है, ठीक है। अब सिर्फ डेफिनेशन समझेंगे, ये दो कॉइल साइड्स के बीच का भी डिस्टेंस होगा वो हमारा कॉइल स्पैन है, ठीक है। अच्छा, अब एक आपका होता है, ये तो कॉइल स्पैन हो गया और पोल पिच हो गई, सारी बातें हो गई। आगे वाइंडिंग हमारी होती है, एक तो ये जितने भी सारे आपके ये हैं ओपन वाइंडिंग होते हैं, डीसी जैसे हमारा क्लोज वाइंडिंग था, ये हमारा ओपन वाइंडिंग होता है आर्मेचर सिंक्रोनस जनरेटर में। और फिर आगे आप टर्म पढ़ेंगे इसमें, उन सब पे आएंगे हम कि शॉर्ट पिचिंग क्या होता है। ये जनरली शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, जो सिंक्रोनस जनरेटर होती है वो हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग इसमें यूज़ करते हैं। शॉर्ट पिचिंग फिर क्या होता है, तो शॉर्ट पिचिंग क्या होगा कि जो कॉइल स्पैन आपका है, कॉइल स्पैन मतलब दो कॉइल साइड, तो एक कॉइल का एक साइड यहाँ पे है, दूसरा साइड कहाँ पे है, तो अगर वो पोल पिच के बराबर है, आपका कॉइल स्पैन जो है वो अगर पोल पिच के बराबर है, तो फिर आपका ये फुल पिच वाइंडिंग है, ठीक है। अगर कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच ये है, तो ये फिर इसको हम बोलेंगे फुल पिच, ठीक है, ये अगर कंडीशन है तो। लेकिन अगर कुछ एक दो स्लॉट से कम है, मतलब कॉइल स्पैन आपके पोल पिच के बराबर ना होके कुछ कम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट पिचिंग, ठीक है। तो शॉर्ट पिच क्या हो जाएगा आपका, कॉइल स्पैन जो होगा, कॉइल स्पैन इज लेस देन पोल पिच, ठीक। तो फिर आपका ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी।
तो फुल पिच क्या हो गया, शॉर्ट पिच क्या हो गया। एक आपका आएगा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम जनरली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करते हैं। हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वो क्या होती है कि आपके एक पर्टिकुलर फेज़ के अंदर जितने स्लॉट हैं, एक पर्टिकुलर पोल के अंदर भी, पर्टिकुलर फेज़ के अंदर जितने भी स्लॉट हैं, उनमें हर एक स्लॉट में जो है कॉइल साइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। कंसंट्रेटेड क्या होगी, एक पर्टिकुलर पोल के अंडर में, एक पर्टिकुलर फेज़ में जितने भी स्लॉट हैं, सारे कॉइल साइड, कई सारे कॉइल साइड, वो सब एक ही स्लॉट में कंसंट्रेटेड है, तो वो आपकी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो जाएगी। और सब में अलग अलग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इनका क्या इफेक्ट है, ठीक है, वाइंडिंग फैक्टर्स आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं हम लोग, ब्रेड्थ फैक्टर या फिर पिच फैक्टर, ये सब आगे पढ़ेंगे हम ईएमएफ जनरेशन जब देख लेंगे। तो ये बेसिक आपको डेफिनेशन है जो आपको मालूम रहना चाहिए, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, क्या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, और क्या शॉर्ट पिच होता है, क्या फुल पिच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपकी ये हो गई। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ईएमएफ इक्वेशन कैसे जनरेट होती है, क्या ईएमएफ इक्वेशन होती है, और फिर उसके बाद ये जो वाइंडिंग फैक्टर होते हैं उनका हमारे ईएमएफ इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलो ईएमएफ इक्वेशन देखते हैं। ईएमएफ अगर फैराडेज लॉ लगा हुआ है, ठीक है, फैराडेज लॉ लगा हुआ है, तो ईएमएफ जो आपका ई हम बोलते हैं, अगर ई एवरेज पर कंडक्टर अगर बात करें, ई एवरेज पर कंडक्टर की बात करें, ई एवरेज पर कंडक्टर इसकी बात करें तो क्या बोल रहे थे, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, डी फाई हमारा टोटल फ्लक्स है, तो पी इंटू फाई बोल सकते हैं हम, फ्लक्स पर पोल होता है ये फाई, और ये नंबर ऑफ पोल है। ठीक है, और डी टी क्या है, टाइम। ठीक है, टाइम कितना कि एक पूरा रोटेशन ले और फ्लक्स को कट करे, वो टाइम है। ठीक है, तो वैसे रिवॉल्यूशन पर सेकंड हमारा होता कितना है, रोटेशन पर सेकंड n है। ठीक है, ये स्पीड है रोटेशन पर सेकंड। ठीक है, तो इसी का उल्टा आपका टाइम होगा, तो ये कहीं ना कहीं 1/n हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका ईएमएफ हो गया P फाई n। ठीक है, अच्छा आपको भी एक हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखा आपने, आपने लिखा कि n P/120। ठीक है, अब यहाँ जो n है वो रोटेशन पर मिनट में है। ठीक है, तो n/60 अगर हम करें, कैपिटल n/60, ये हमारा स्मॉल n हो जाएगा रोटेशन पर सेकेंड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं np/2। ठीक है, तो np/2, तो यहाँ से np क्या हो गया, np आपका बेसिकली 2f हो गया, ये हम यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 2 फाई, np जो था वो हो गया f। क्लियर है, ये हमारा ये हो गया। ये तो हुआ ई एवरेज पर कंडक्टर, और ई एवरेज पर फेज की बात करें अगर, तो नंबर ऑफ कंडक्टर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 फाई एफ जेड पी, जहाँ पे जेड पी क्या हो गया, नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज। ठीक है, अब इसको टर्न में अगर बदल देंगे आप टीपी, तो ये 4 हो जाएगा। जैसे ट्रांसफार्मर था ना, नंबर ऑफ टर्न यहाँ लिखते थे, तो ये 4 हो जाता था। फिर उसके बाद अगर आप आरएमएस वैल्यू चाहते हैं तो उसके फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्म फैक्टर मतलब 1.11 से, तो ये हो जाएगा 2.225 एफ जेड पी। ये आपका ईएमएफ इक्वेशन है, अगर हम वाइंडिंग फैक्टर अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो 2.225 एफ जेड पी। ठीक है, अब इसमें कुछ हमारे
आते हैं वाइंडिंग फैक्टर। क्या क्या वाइंडिंग फैक्टर? एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और एक जो हम शॉर्ट पिचिंग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आता है पिच फैक्टर। तो उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि वाइंडिंग फैक्टर कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है, और आपका जो पिच फैक्टर है उसका क्या होता है।